हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है कि किस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे कैसे वो स्टार्ट हुई और किस तरीके से वो ब्रॉड हुई है, मतलब उसका सोशल बेस बढ़ता चला गया। हम जानते हैं नेशनल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम सोशल बेस किस तरीके से एक्सपैंड हुआ है, उसका कैसे कैसे रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने इन पॉइंट्स को गाइज जहाँ पे भी आप अपने हिस्ट्री के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री में आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वहाँ पे इन पॉइंट्स को ऐड ऑन करके ज़रूर रखिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। सो गाइस सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। गाइज आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा, इस आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सिंस द डेकेड ऑफ 1920s the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. Discuss. 1920 के दशक के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न वैचारिक किस्में हासिल कर ली और इस तरह अपने सामाजिक आधार का विस्तार किया। चर्चा करें। सो ये क्वेश्चन गाइज इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है GS1 और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है कि 1920 के बाद से 1920s के बाद से हुआ क्या था कि जो नेशनल मूवमेंट है मतलब उसकी एक विचारधारा ही बदल गई थी। अलग अलग विचारधारा हो गई थी, विचारधारा उसकी बदल गई। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे? महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे से अवेयर किया लोकल पीपल को, मासेस को वहाँ पे लेकर आए थे। एक सोशल बेस, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मासेस इन्वॉल्व हो गए थे नेशनल मूवमेंट में। तो क्या हुआ था, जो सोशल बेस है, सामाजिक आधार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, विस्तार हुआ, उसका एक्सपैंड हो गया था सोशल बेस। राइट, क्यों? क्योंकि विचारधारा बदली थी। लोगों की विचारधारा बदलने की वजह से वो इस चीज़ से ज़्यादा समझ पाए थे कि हाँ हमें विद्रोह करना है और हमें स्वतंत्रता चाहिए।
हमें एक्सप्लॉइटेशन से निकलना है, कॉलोनियल रूल की, ठीक है। तो उससे सोशल बेस एक्सपैंड हुआ था, राइट। तो अब हमें इस पे डिस्कस करना है। बेसिकली हमें वो सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं जो उससे रिलेटेड हैं कि किस तरीके से विचारधारा बदली थी लोगों की, कैसे कैसे वो सोशल बेस एक्सपैंड हुआ था, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एन आंसर नाउ। द नेशनल फ्रीडम struggle activity in the 1920s decade got new strands like, अब जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था, नेशनल मूवमेंट थी 19 जो दशक था 1920 वाला, तो उस टाइम पे अलग अलग जो विचारधारा आई थी, ठीक है, विचारधारा नई उत्पन्न हुई थी, वो किस तरीके की थी। द राइज ऑफ लेफ्ट विद इन द कांग्रेस, जो लेफ्ट विंग थी कांग्रेस में, उसका उदय हुआ था, वो आ गई थी, ठीक है, लेफ्ट विंग कांग्रेस में। कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, जाति के आधार पे आंदोलन हमें देखने को मिले थे कास्ट के बेसिस पे। मूवमेंट ऑफ लेबर क्लास, जो लेबर क्लास थी, श्रमिक वर्ग था, उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया था कि भाई वो लोग भी अवेयर हो गए थे कि वो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से उनको उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है, उनको वेजेस कम प्रोवाइड की जा रही है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अब जो महिलाएं थी, महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था फ्रीडम स्ट्रगल ने। महिलाओं ने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया था फ्रीडम स्ट्रगल में, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने में, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया, ठीक है। तो ये कुछ नए स्टैंड्स थे या कुछ नई हम कहे विचारधारा थी जो हमें देखने को मिली। तो हम एक एक करके इन पे बात करेंगे। सबसे पहले द राइज ऑफ लेफ्ट, मतलब जो लेफ्ट विंग थी कांग्रेस में, उसका उदय हुआ, लेफ्ट विंग वहां पे हमें देखने को मिली कांग्रेस में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ताशकेंत अंडर एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय की के अंडर या उनकी डायरेक्शन के अंडर क्या हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन गई थी। कहाँ पे, ताशकेंत में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एग्जिस्टेंस हुआ, हमें वो देखने को मिली। दे मोबिलाइज्ड लेबर्स इन बॉम्बे लेबर स्ट्राइक्स एट टिस्को एंड सदर्न रेलवे। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी, एम.एन. रॉय के अंडर बनी थी ये, इन्होंने क्या किया, सारे के सारे लेबर्स को इकट्ठा किया, ठीक है, उनका संगठन बनवाया, उनको इकट्ठा किया। बॉम्बे लेबर स्ट्राइक्स में थे जो, उनको, ठीक है, जो टिस्को पे जो स्ट्राइक्स कर रहे थे वर्कर्स, उनको इकट्ठा किया, और सदर्न रेलवे पे जो वर्कर्स लगे हुए थे उधर, उनको इकट्ठा किया। उनको इकट्ठे करके उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया और उन्होंने एकत्रित करके उनको अवेयरनेस करवाई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि हमें अब लड़ने की ज़रूरत है, हमें लड़ना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, हमें अपनी देश के लिए लड़ना है। When British banned the CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया in 1934, they joined hands with Congress to widen their base. उसके बाद क्या हुआ कि अब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम.एन. रॉय के अंडर, इन्होंने क्या किया था, वर्कर्स को इकट्ठा कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे लड़ने के लिए, राइट, उनको अवेयर करवा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि वर्कर्स तो काम ही नहीं करेंगे फिर प्रॉपर तरीके से, अगर उनको ये चीज़ हो जाएगी दिमाग में कि भाई हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या वो अपने अगर हक के लिए लड़ने लग गए तो उस टाइम पे जब ये स्ट्राइक्स देखने को मिली फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1934 में बैन कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तब उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या किया, फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, उनके साथ वो मिल गए ताकि बेस को वाइड किया जा सके, सोशल बेस बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने कांग्रेस के साथ जाके अपना हाथ मिला लिया ताकि वो इकट्ठे होके इस काम को अंजाम दे सके। दे सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स लाइक दी एक्का मूवमेंट, तेभाग मूवमेंट एक्सेट्रा। उन्होंने कुछ पीजेंट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट किया, अपना समर्थन दिया, जैसे कि एक्का मूवमेंट थी या फिर तेभाग मूवमेंट थी, उनको उन्होंने अपना समर्थन दिया, सपोर्ट किया कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो और हमें इसकी ज़रूरत है अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कांग्रेस में लेफ्ट विंग की स्थापना हुई, लेफ्ट विंग का उदय हुआ। जो लेफ्ट विंग एक्चुअल में पहले क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जब लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको बैन कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और लेफ्ट विंग के नाम से वो जाने गए।
फिर आया लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग। दे पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थ्रू कॉटन मिल्स वर्कर्स स्ट्राइक इन बॉम्बे 1919 एंड 1920। अब जो लेबर क्लास थी उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और ज़्यादा काम उनसे करवाया जा रहा है, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से वेजेस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ना ही वेजेस में प्रॉपर इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब अप्रोप्रिएट वेजेस उनको नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने भागीदारी ली, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैसे कि जो कॉटन मिल, मतलब बॉम्बे में जो कॉटन मिल्स थी वहाँ पे उन वर्कर्स ने स्ट्राइक की। किसके तहत? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत 1919 और 1920 में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे स्ट्राइक करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, अपनी भागीदारी दिखाई। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, अब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदूज और मुस्लिम्स तो थे ही, अब वो बेस कैसे ब्रॉडन हो कि वहाँ पे लेबर क्लास भी ऐड हो गई, लेबर क्लास भी वहाँ पे अपना योगदान देने के लिए आ गई, तो वो सोशल बेस क्या हुआ, इस तरीके से एक्सपैंड हो गया। द लेजिस्लेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बूस्टेड देयर एक्टिविटी। उसके बाद जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में लेके आया गया, उसमें कुछ ऐसे ऐसे लेजिस्लेशन दिए गए थे, ऐसे ऐसे उसमें कानून के बारे में बताया गया था कि उससे वो और ज़्यादा भड़क गए लेबर क्लास। तो उन्होंने अपने काम स्ट्राइक करना और ये अपने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, वो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया और वो ज़्यादा उभर के आए। लेबर स्ट्राइक्स ड्यूरिंग दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वर अ मेजर ब्लो टू द ब्रिटिश। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बड़ा हमें एक मूवमेंट कौन सा देखने को मिला था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी हमें क्या देखने को मिला कि लेबर क्लास का बहुत योगदान था, लेबर क्लास ने बहुत अच्छे से एक बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स को उससे बहुत ही ज़्यादा फटका पड़ा, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे उससे, क्योंकि जब लेबर क्लास ने अपनी स्ट्राइक्स अपना दिखाना शुरू किया कि एक्चुअल में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। Their participation in the Indian naval revolt of 1946 in large numbers contributed to the success of the revolt. फिर 1946 में इंडियन नेवल रिवॉल्ट जो हुआ था उसमें भी लेबर क्लास ने बहुत ही बड़े संख्या में, बहुत लार्ज नंबर में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, पार्टिसिपेट किया, और उन्हीं की, उनके इस योगदान की वजह से, उनके इस पार्टिसिपेशन की वजह से, उनके इस करेज की वजह से क्या हुआ, वो रिवॉल्ट को जीत सके, सक्सेसफुल हो सके, और उनके ये इतना जो उन्होंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, अपना योगदान दिया, टुडे वी आर इंडिपेंडेंट, राइट। तो इसीलिए लेबर क्लास का भी एक उदय हमें देखने को मिला, लेबर क्लास अवेयर हुई और उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई। नेक्स्ट इज कास्ट बेस्ड मूवमेंट, जाति आधारित आंदोलन, कि कास्ट के बेसिस पे भी अब हमें आंदोलन देखने को मिले। दे रोज एज अ रिस्पॉन्स टू कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज। अब ये कास्ट बेस्ड मूवमेंट क्यों आए, मतलब जाति के आधार पे क्यों आए, कब आएंगे, जब जाति के आधार पे ही उनको, अगर कि आप इस जाति के हो, आप इस कम्युनिटी से, इस कास्ट से बिलोंग करते हो, ऐसा बोल के अगर आप पे अत्याचार किया जा रहा है, तब वो उस रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे ही करेंगे, वो खड़े होंगे फिर। तो कास्ट बेस्ड मूवमेंट कब शुरू हुई, जब कास्ट के बेसिस पे ही उन पे अत्याचार किया गया। ठीक है, जस्टिस पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वायाकॉम सत्याग्रह वर मूवमेंट्स टू रेज वॉइस अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब जो कास्ट के बेसिस पे कुछ मूवमेंट्स चलाए गए या फिर अपनी आवाज़ उठाई गई कि जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं, कास्ट के बेसिस पे जो लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं जाति के आधार पे, तो वो अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कुछ मूवमेंट्स चलाई गई, जिनको हमने नाम दिया एक ओवरऑल कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स। क्या थी वो, जैसे जस्टिस पार्टी मूवमेंट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी,
वायाकॉम सत्याग्रह था। तो ये ऐसी कुछ मूवमेंट्स थी जिनके चलते, जिन आंदोलन के चलते लोगों ने आवाज़ उठाई जो उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे जाति के बेसिस पे, जाति के नाम पे। दे पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज टू रजिस्टर देयर वॉइसेस एंड डिमांड्स एडवोकेटिंग देयर राइट्स। अब इन्होंने जो कास्ट के बेसिस पे जो लोग सफ़र कर रहे थे उन्होंने क्या किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो हुई थी, हमें पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, तो उन्होंने उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में भी अपनी आवाज़ उठाई, वहाँ पे वो गए, पार्टिसिपेट किया, अपनी आवाज़ उठाई और अपने अधिकारों के बारे में वहाँ पे अपनी बात रखी, अपने अधिकारों की मांग करी उन्होंने वहाँ पे। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिले कि कास्ट के बेसिस पे भी मूवमेंट उस टाइम पे चले। क्यों चले? क्योंकि कास्ट के बेसिस पे ही, कास्ट के नाम पे ही उन पे अत्याचार किया गया था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। राइट। फिर आती है विमेन, महिलाएं। In the 1920s, the women came forward in a large number to participate in the national movement. अब 1920 के अराउंड जो नेशनल मूवमेंट जैसे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली थी, स्टार्ट हो गई थी, तो उस टाइम पे महिलाएं भी आगे आईं, बहुत लार्ज नंबर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई कि वो भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट में या अपनी कंट्री को, इंडिया को स्वतंत्र करवाने में। The active participation in the Congress by leaders like Sarojini Naidu gave a new perspective to the Congress and changed the attitude of the masses for the women. This also helped attract women's massive participation. अब जो कांग्रेस लीडर्स के द्वारा भी, कांग्रेस में कुछ लीडर्स थे, जैसे अगर हम बात करें महिलाएं थी जो, जैसे सरोजिनी नायडू थी, तो उन्होंने अपना बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन, बहुत एक्टिवली उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई, पार्टिसिपेट किया और एक कांग्रेस को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। ठीक है, तो जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतने एक्टिवली वो आगे इन्वॉल्व हो रही थी हर चीज़ में, तो उससे क्या हुआ, जो बाकी की महिलाएं थी सोसाइटी में जो उनको देख रही थी, वो उनसे क्या प्रेरित हुई, मोटिवेट हुई, उन्होंने उसको देखा और वो एटीट्यूड जो था लोगों में, ठीक है, और जो वहाँ पे महिलाएं थी उनका जो एटीट्यूड था वो बदला, और वो एटीट्यूड बदलने की वजह से वो जो प्रेरित हुई सरोजिनी नायडू जी से, तो उन्होंने क्या किया, उससे वो प्रेरित होके वो अट्रैक्ट हुई और उन महिलाओं ने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी दिखाई, पार्टिसिपेशन दिखाया कि हाँ, हम भी इसी कंट्री का पार्ट हैं, ये हमारी ज़मीन है, हमारी मिट्टी है और इसके लिए लड़ने का हक हमारा भी है, हम भी इसके लिए लड़ेंगे। तो उसके लिए विमेन भी आगे आई, उनका भी हमें लार्ज बेसिस पे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हमें उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल कल्पना दत्त, प्रीति लता वडेडर, तो उन्होंने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो थी विमेन ने उनमें भी भागीदारी की, ऐसा नहीं है कि वो पीछे पीछे रहा करती थी, उन्होंने आगे क्रांतिकारी गतिविधियों में भी अपनी हिस्सेदारी दिखाई, भागीदारी दिखाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल्पना दत्त थी या फिर प्रीति लता वदेदर थी। दे बिकेम मोर वोकल फॉर देयर राइट्स एंड टुक हेल्प ऑफ द प्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक भारत स्त्री मंडल। मतलब उन्होंने अपनी अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके लिए उन्होंने प्रेस की या कुछ संगठनों की, ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली, जैसे कि भारत स्त्री मंडल एक संगठन थी, उनकी उन्होंने मदद ली अपने अधिकार रखने के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। राइट। तो इस तरीके से हमें विमेन का भी उस टाइम पे राइज देखने को मिला कि विमेन आगे आई हैं। उनका वो एक टेंडेंसी थी जो महिलाओं के बारे में सोची जाती थी कि चार दीवारी के अंदर हैं, बच्चे संभालेंगे, खाना पकाएंगे, घर का ध्यान रखेंगे, उससे बाहर निकल के उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है। राइट। तो ये क्या थी, ये वो हमने देखी कि एक तरीके से विचारधारा थी जो बदली थी और जिससे नए नए स्टैंड्स आए, निकल के आए, ठीक है, गतिविधियां निकल के आई और उससे सोशल बेस एक्सपैंड हुआ। राइट। कैसे कि भाई जो वर्कर्स थे, लेबर क्लास थी, वो आए, कास्ट के बेसिस पे कुछ लोग, मतलब कुछ कम्युनिटी से ही लोग निकल के आए और सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे विमेन, महिलाएं भी वहाँ पे निकल के आए, तो इस तरीके से सोशल बेस ब्रॉडन हुआ था। So on the concluding note, the massive participation from all the sections of the society and with the amalgamation of multiple ideologies
द एरा ऑफ 1920s was a game changer for the Indian national movement, which gave new ways and forms of struggle against the British. अब ये जो अलग अलग सेक्शन से, जो सोसाइटी था, समाज के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग सेक्शन से हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हर एक उसमें से पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। तो ये क्या था, नेशनल मूवमेंट, जो 1920 एरा से हमें नेशनल मूवमेंट देखने को मिली, उसमें एक मतलब गेम चेंजर की तरह था। अलग अलग नई उसकी फॉर्म्स देखी, नए वेज देखे, और ब्रिटिशर्स के लड़ने के अगेंस्ट, मतलब उनके एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए एक नया फॉर्म हमने देखा, एक नए तरीके से लड़ाई शुरू की। विद द फायर ऑफ नेशनलिज्म रीचिंग टू द ग्रास रूट्स, it became difficult for the British to rule, and at the end they had to bow down to the demands of the Indians, and the long fight for freedom finally came to its conclusion. अब ये जो नेशनलिज्म की आग थी, राष्ट्रवाद की जो ये आग थी, वो नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंची, बिल्कुल लोकल लेवल तक, हर एक एक पर्सन तक वो पहुंची, और फिर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया रूल करना लोगों पे, और एट द एंड परेशान होके उनको झुकना ही पड़ा इंडियंस की डिमांड के लिए, डिमांड के आगे उनको झुकना पड़ा। और उसका कंक्लूजन क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला कि हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमें स्वतंत्रता मिली। हैप्पी एंडिंग, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक ऐसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। So with this, we end up this session today here, guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.